नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने छायावादी युग के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा क्लास है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से इनके कवियों की रचनाओं को याद करना की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रगतिवादी युग। तो दोस्तों, प्रगतिवादी युग समझने से पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्रगति का मतलब क्या होता है। दोस्तों, प्रगति का मतलब होता है उन्नति या आगे बढ़ना, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहते हैं। लेकिन प्रगतिवाद का युग मतलब क्या होता है? दोस्तों, प्रगतिवाद का मतलब होता है समाज या साहित्य का आगे बढ़ना। जो समाज होता है या साहित्य का आगे बढ़ना को हम प्रगतिवाद कहते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, प्रगति का पहला चीज है, पहले हम लोग समझते हैं इसका युग के बारे में। दोस्तों, कई किताबों में 1936 से लेकर 1956 तक माना जाता है, जिसमें प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों आते हैं। और जो सर्वमान्य माना जाता है वह है 1938 से लेकर 1953 तक। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो सर्वमान्य काल है वह 1938 से 1953 तक माना जाता है प्रगतिवाद का समय। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना या उन्नति। आगे बढ़ना या उन्नति होता प्रगति का शब्द का अर्थ। प्रगतिवाद का अर्थ है समाज या साहित्य आदि की उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। जो प्रगतिवाद युग है यह एक सिद्धांत है। किस चीज का सिद्धांत है? समाज और साहित्य को आगे बढ़ाने का क्या एक सिद्धांत होता है। इसके सिद्धांत पर जोर देता है। समाज और साहित्य को आगे बढ़ाने पर इस युग में जोर दिया जाता है। प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित एक अधिवेशन से होता है। दोस्तों, 1936 में एक अधिवेशन होता है प्रगतिशील लेखक संघ की। जो लेखक लोग प्रगतिशील यानी कि समाज को आगे बढ़ाने के दिशा में लेखन कार्य करते हैं, उन सभी लेखकों का एक अधिवेशन होता है 1936 ईस्वी में लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। जिसकी अध्यक्ष होता है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ की अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों वह 1936 में लखनऊ में हुआ था। लेकिन अगर और पूछ उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वह व्यक्ति थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। और अगर यह पूछ ले कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों दो व्यक्ति थे, सज्जाद जहीर और मुल्कचंद आनंद। सज्जाद जहीर और मुल्कचंद आनंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। सज्जाद जहीर और मूलचंद आनंद ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रगतिवादी काव्य का मूल आधार मार्क्सवादी दर्शन है। दोस्तों, इतिहास में एक बहुत अच्छा दर्शन है जिसका नाम है मार्क्सवादी दर्शन। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाता है, जिसमें सभी की भागीदारिता होती है। तो यह अगर पूछ ले कि यह किसका मूल आधार है, प्रगतिवादी युग का आधार क्या है, तो वह है मार्क्सवादी दर्शन। प्रगतिवादी युग का आधार है मार्क्सवादी दर्शन। राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। यहाँ समाजवाद से मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं है। यहाँ समाजवाद से मतलब होता है कि जो संघ की चीजें हैं, यानी कि जो पब्लिक चीजें हैं, जो सरकार की चीजें हैं, उस पर सबका समान अधिकार हो, उसी को समाजवाद कहते हैं।
तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि प्रगति का शब्द का मतलब होता है आगे बढ़ना या उन्नति। प्रगतिवाद का मतलब होता है समाज या साहित्य का आगे बढ़ना या उसके आगे बढ़ाने के सिद्धांत पर जोर देना। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखकों के एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्षता किए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क चंद्र आनंद ने किया था। फिर हम लोग देखा नहीं जो प्रगतिवादी का मूल आधार है वह है मार्क्सवादी दर्शन। अब इसके हम लोग समझते हैं विशेषताएं क्या हैं। जो प्रगतिवादी युग है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी पहली विशेषता है प्रकृति के प्रति लगाव। जो ये प्रगतिवादी युग के जो कवि थे इनका प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था, ये प्रकृति पे अधिक लगाव रखते थे। फिर इनका नारी प्रेम, यानी कि यह स्त्रियों से प्रेम करते थे, यानी कि प्रेम करने मतलब कि स्त्री को सम्मान करते थे। ये लोग स्त्रियों का सम्मान पर अधिक जोर देते थे। फिर इसकी विशेषता है राष्ट्रीयता, यानी कि ये राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते थे, यानी कि ये राष्ट्र की चीजों पर लिखना, राष्ट्र के समस्याओं पर लोग लेखन कार्य करना इनकी प्राथमिकता थी। फिर रहता है बोधगम्य भाषा। बोधगम्य भाषा का मतलब होता है जनता की भाषा में जनता की बातें, यानी कि बोधगम्य भाषा जनता के भाषा में, जो जनता की भाषा होती है और उसी भाषा में जनता की बातों को ये लोग लिखते थे, लेकिन जनता की समस्याएं क्या है तो ऐसी भाषा में जो जनता समझ सके अपनी समस्याओं को, यानी कि सरल भाषा में। और व्यंग्यात्मकता थी। व्यंग्यात्मकता यानी कि ये लोग व्यंग करते थे, यानी कि व्यंग के माध्यम से लिखना पसंद करते थे। फिर है मुक्त छंद का प्रयोग, यानी कि जो प्रगतिवादी काव्य थी इसमें मुक्त छंद का प्रयोग होता था और इस मुक्त छंद का जो आधार था वह था कजरी, लावनी और ठुमरी जैसी लोकगीत। जो कजरी है, लावनी और ठुमरी जैसे लोकगीत है यह मुक्त छंद का आधार थे। फिर मुक्तक काव्य का प्रयोग होता था। जो मुक्तक काव्य रूप होता है इसका भी प्रयोग प्रगतिवादी युग के काव्य में देखा जाता है। तो इसकी विशेषताएं थी इन लोगों को प्रकृति के प्रति अधिक लगाव था, नारी प्रेम था, राष्ट्रीयता थी, बोधगम्य भाषा था, मुक्तक छंद का प्रयोग था, मुक्तक काव्य का प्रयोग था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है। तो दोस्तों छायावाद में कविता करने का उद्देश्य स्वांत सुखाय है। दोस्तों छायावाद में जो कवियों का कविता करने का जो उद्देश्य था वह स्वयं के लिए था, यानी कि अपने सुख के लिए लोग कविता करते थे। यानी कि कविता करेंगे, कहानियां लिखेंगे, रचनाएं करेंगे तो अधिक पैसे कमाएंगे और अधिक अच्छे से जीवन जिएंगे। इनका ये पर्सनल लाभ के लिए छायावाद में रचनाएं होती थी। लेकिन जो प्रगतिवाद युग था इसमें प्रगतिवाद में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि इस काल में जो रचनाएं होती थी वह लोगों के हित के लिए होती थी, यानी कि इसमें लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखा जाता था, लोगों को समस्याओं को ध्यान में रखा जाता था। उस हिसाब से रचनाएं की जाती थी कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, इस पर रचनाएं की जाती थी, कविता की जाती थी। तो पहला अंतर हो गया कि छायावाद में कविता स्वतः हित यानी कि अपने हित के लिए की जाती थी, अपने सुख के लिए की जाती थी। लेकिन प्रगतिवाद में लोगों को यानी कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय यानी कि अधिक लोगों के हित के लिए कविताएं की जाती थी। दूसरा है छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल है। जो छायावाद में था वह व्यक्तिगत भावना थी, यानी कि अपने लिए जो अपनी जो भावना थी उस पर होती थी, यानी ये व्यक्तिगत रूप से की जाती थी, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाती थी। जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना इसमें व्यक्तिगत भावना थी छायावाद में और प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, यानी कि समाज की भावनाओं को देखकर किया जाता था रचनाएं। फिर क्या है छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता थी। जो छायावाद में कहते हैं कल्पनाशील था,
ये कल्पनाओं पर अधिक था, यानी कि कल्पनाएं इसमें कहते हैं, इमेजिनेशन पर आधारित था। लेकिन जबकि प्रगतिवाद में ठोस यथार्थ था। ठोस यथार्थ का मतलब होता है कि इसका एक ठोस कारण होता था, इस रचना करने का एक ठोस कारण होता था। तो यह अंतर है छायावाद और प्रगतिवादी युग के कविताओं में, यानी कि उनकी रचनाओं में यही अंतर है। अब हम लोग देखते हैं प्रगतिवादी युग के कवि और जो प्रमुख कवि हैं जिनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सभी रचनाओं को और सभी कवियों को याद करना संभव नहीं है, तो हम लोग उन्हीं को याद करेंगे और उन्हीं रचनाओं को याद करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले आते हैं इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी के पर भी क्या कई प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य से। तो इनका पहला रचना है गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन सी रचना है? गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, आग का आईना, पंख और पतवार, आग आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा। अपूर्वा के लिए इन्हें केदार सबसे जो महत्वपूर्ण इनका रचना है वो अपूर्वा। अपूर्वा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। केदारनाथ अग्रवाल जी को उनकी रचना अपूर्वा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नींद के बादल, आत्मगंध आदि। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, जिस अपूर्वा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नींद के बादल, आत्मगंध। ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। फिर इसके बाद आता है नागार्जुन जी। नागार्जुन जी की रचना है युगधारा, हरिजन गाथा, रत्नगर्भ, अपने अपने खेत में, भस्मासुर। भस्मासुर, ये भस्मासुर प्रबंध काव्य है इनका। भस्मासुर प्रबंध काव्य है। भूमिजा, ये भी प्रबंध है, काव्य है। फिर है हिमालय निबंध। हिमालय क्या है? हिमालय इनका निबंध है। रतिनाथ की चाची, इनका उपन्यास है। बलचनमा है इनका उपन्यास। तो नागार्जुन जी का है युगधारा, हरिजन गाथा, रत्नगर्भ, अपने अपने खेत में, भस्मासुर है इनका प्रबंध है काव्य, भूमिजा इनका प्रबंध काव्य है, हिमालय इनका निबंध है, रतिनाथ की चाची इनका उपन्यास है और बलचनामा भी इनका उपन्यास है नागार्जुन जी का। फिर आते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। त्रिलोचन शास्त्री जी का है धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती, गुलाब और बुलबुल, मेरा घर चैती, मेरा घर चैती, जीने की कला, जीने की कला, तुम्हें सौंपता हूं, देश काल, मुक्ति बोध की कविताएं। देश काल इनका कहानी संग्रह है। देश काल इनका कहानी संग्रह। तो त्रिलोचन शास्त्री जी का धरती, गुलाब और बुलबुल, इनकी रचनाएं तो कई है लेकिन हम लोग वही याद करें जो इंपॉर्टेंट है। धरती, गुलाब और बुलबुल, मेरा घर चैती, जीने की कला, तुम्हें सौंपता हूं, देश काल इनका कहानी संग्रह, मुक्तिबोध की कविताएं आदि। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख कवियों की रचनाओं को देखते हैं। फिर हम लोग समाप्त करते हैं प्रगतिवादी युग के को। दोस्तों अब और कुछ कवियों के बारे में हम लोग और उनकी रचनाओं के बारे में समझते हैं। फिर आते हैं हमारे इसमें चौथे कवि हैं शिव मंगल सिंह, जिनका उपनाम है सुमन। इनकी कविताएं हैं हिल्लोल, जीवन की गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात। जो इनकी सबसे प्रमुख है वह मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और है वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदन वारे। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन की गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, जिसमें मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया था। वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदन वारे।
फिर इसके बाद है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस। अकाल में सारस के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अकाल की सारस के लिए। सृष्टि पर पहरा, कल्पना और छायावाद। कल्पना और छायावाद इनकी आलोचना है। जमीन पक रही है आदि। तो केदारनाथ सिंह का अकाल में सारस, जिसके लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सृष्टि पर पहरा, कल्पना और छायावाद इनकी आलोचना है। जमीन पक रही है आदि। इन लोगों ने कई रचनाएं लिखी हैं हम लोग, लेकिन प्रमुख रचनाओं के बारे में समझेंगे। फिर आते हैं सुदामा पांडे, जिनका उपनाम है धूमिल। सुदामा पांडे जिनका उपनाम है धूमिल। इनकी रचना है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक। कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर आता है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो यह इनकी रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर आता है राहुल सांकृत्यायन। यह यात्रा वृत्तांत के लिए अधिक फेमस है। इनकी रचना है रूस में 25 मास, किन्नर प्रदेश, लहासा की ओर, शांति निकेतन, मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा से गंगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी का है रूस में 25 मास, किन्नर प्रदेश, लहासा की ओर, शांति निकेतन, मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा से गंगा। इनकी तो बहुत सी रचनाएं, लेकिन 4-5 हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। फिर रामविलास शर्मा जी। इनका है निराला की साहित्य साधना। यह जीवनी है जिसके लिए इन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, निराला की साहित्य साधना के लिए। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इनका निराला की साहित्य साधना, जिसके लिए इन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इन्हें इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है प्रगतिवादी युग। बाकी जो चीजें इसमें रह गई हैं उसको हम लोग एक अलग क्लास में जो अलग से चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।